नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में अपने अपने दलों में फेरबदल के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टियां भी खूब छोड़ी। चुनाव के अंतिम दिनों में ये फेरबदल के पीछे क्या कारण रहा, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने खुद उन लोगों से बातचीत की और उनकी राय पूछी। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम महाराष्ट्र के जो हो रहे चुनाव उस पर हम बात करना चाहेंगे कि लोग आज नाराज़ होकर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज़गी आ रही है, लोग जुड़ नहीं पा रहे। हम बात करना चाहेंगे, हमारे पास अलग अलग जगह से जो कैंडिडेट, जो सोशल वर्कर है, अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यल्लप्पा कुशालकर जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं यल्लप्पा कुशालकर, उद्धव बालासाहेब ठाकरे समर्थक, शिवसेना का माजी शाखा प्रमुख और जो महाविकास आघाड़ी का फाइनल होने के बाद अशोक भाऊ जादव यहाँ के प्रत्याशी है और उनके सामने भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके साथ दो हाथ हमारा चालू ही है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब बाकी सब अपने अपने पार्टी जो अलायंस के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और अच्छे पैमाने पे काम होगा, इस तरीके का इक्वेशन चल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने बारे में बताइए। मैं कादर सलाम शाह, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सेक्रेटरी, मुंबई यूथ प्रेसिडेंट, मुंबई मेडिकल कमेटी प्रेसिडेंट। आज जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चल रहा है, आज महाराष्ट्र के अंदर जितना गर्मा गर्मी चालू इलेक्शन से लेकर आज आप सभी लोगों को पता होगा शायद से कि कई जगह पे लोगों ने पार्टी को भी बदल दिया और कुछ लोगों ने पार्टी में रहकर भी फिर पार्टी के साथ ऐसा भी काम किया जो नहीं करना चाहिए। पर हम लोगों को एक चीज़ पता है कि हम लोग जो चलते संविधान के तरीके से चलते, बाबा साहब के नेत्रों पे चलते और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है, जो हम लोगों को जीने का एक तरीका दिखाया है, हम लोगों को जीने का तरीका और सलीका सिखाया है, हम लोग सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फॉलो करते हैं। क्योंकि रामदास जी अठौले हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, उनका एक अल्फाज हमेशा रहा है कि मैं राजा और मेरी प्रजा जो है वो भी राजा ही है और वो हमेशा राजा ही रहेगी। हम लोगों को कोई किसी भी तरीके से दबाव देकर या दबा कर या कोई भी ऐसा डरा कर हम लोगों को अपनी तरफ कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो संविधान पे चलता है, यानी कायदा और कानून पे चलता है, कोर्ट पर चलता है, न्यायालय पर चलता है और जितने भी लोग आज के डेट में संविधान को मानते और जानते, उन लोगों को ये चीज़ पता है कि चाकू ना तलवार, सिर्फ चलती है कलम की धारा और कलम की वार। क्योंकि कलम से बड़ा कोई नहीं कर सकता है प्रचार और हम चलते हैं हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के नेत्रों के द्वार। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जब भी ये देश का या राज्य का इलेक्शन हुआ है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहब उनको मिला, वो खुद का फ़ायदा देखते और इनके कार्यकर्ताओं का हित नहीं देखते। क्योंकि हर बार पटकनी देने का काम भाजपा की तरफ से हुआ है। इनको इतिहास गवाह है, इनको आप देखोगे कि इतिहास गवाह है कि आज तक बाबा साहेब रामदास आठवले साहब को लड़ने के लिए एक सीट खाली कारपोरेशन अगर छोड़ेंगे तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अब के बार भी विधानसभा में उन्होंने जो मांग रखी थी और उसके बाद उन्होंने 2 देने का वादा किया था, एक पे उन्होंने नाम डिक्लेयर करने के बाद आठवले साहब ने कोई एजिटेशन नहीं किया, ना कोई उसका विरोध किया। अब बोले क्या है, तो मैं केंद्र में मंत्री हूँ और वो मंत्री पद मिला है, वो उसमें बस एक बोलता ना बेडोक की तरह वो फूगे हुए और वो पब्लिक का हित या इनके पार्टी का हित या कार्यकर्ताओं के हित में मुझे नहीं लगता है कि आठवले साहब ने कोई एक निर्णय पिछले 25 साल में लिया है। क्या बोलना चाहेंगे कादर? जैसे कि अभी यल्लप्पा भाई ने बताया आठवले साहब के बारे में, मैं आज एक बात बता देता हूँ। हमेशा लोग वहीं झुकते और उसी इंसान को पकड़ते जिसके पास ताकत और पावर होता है। उसके पास जनता का ताकत और पावर दोनों है। आज अगर आठवले साहब अगर मेरे को कल या परसों या आज कभी भी उठ के अगर बोलते हैं कि हमको हमारे लोग और हमारी ताकत दिखाना है, तो शायद मैं उतनी बड़ी ताकत दिखाने की ताकत रखता हूँ कि लोग सोच भी नहीं सकते। और हमको टिकट से या टिकट ना देने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एक तालुका अध्यक्ष जो बाबा साहब के नाम पे चलता है, वो जिस विधानसभा में रहता है वो खुद वहाँ का एमएलए आमदार की ताकत रख के चलता है। वार्ड जो अध्यक्ष होता है वो हमारा नगर सेवक की ताकत रख के चलता है। जो जिला अध्यक्ष होता है वो खुद MP MLA की ताकत रख के चलता है। तो हमको वैसे भी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको कौन क्या दे रहा है, हमको हमारी ताकत दिखाना है तो हम हमारी ताकत दिखा सकते हैं। हमारे साथ नायर जी जो बीजेपी से जुड़े, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नायर भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर?
मैं पहली बात तो आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने जो बिगुल बजने के बाद आपने चैनल के माध्यम से जो लोगों को जन जागृति करने का आपने जो काम आपने किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं पवित्र नायर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला झोपड़पट्टी मोर्चा का मैं उत्तर पश्चिम जिला का मैं सचिव हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे अंधेरी पश्चिम 165 विधानसभा से हमारा कैंडिडेट अमित साटम साहब खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेतृत्व में चल रहा है। और 164 से हमारे डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी खड़ी है, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। मैं आप जैसे हमारे कुछ भाइयों ने अभी बताया कि अमित साटम जी ऐसा कर रहे हैं, अमित साटम जी वैसा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन के लिए, और आपको पता है द कॉन्स्टिट्यूशन रोटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये लोकशाही है। लोकशाही में इलेक्शन लड़ना ये हमारा संविधान हक है और हम लड़ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो नैरेटिव जो चलाया गया है इलेक्शन होने के पहले कि अगर यही सरकार फिर से दोबारा आया, यही सरकार अगर दोबारा आई तो ये संविधान बदल देंगे, ये कायदा चेंज कर देंगे, ये लोकशाही ये लोग ख़त्म कर देंगे, ये सिर्फ हिंदू के प्रति चलेगा, ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रोटन बाय द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। कोई भी इस संविधान को बदल नहीं सकता है। ये सिर्फ इनका सपना है लोगों को गुमराह करने का। ये कभी संविधान बदलने वाला नहीं है। लेकिन एक नारा भी लगाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या लगता है ये सेकुलर नारा है, उसके बारे में आप क्या बोलना है? नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा जो योगी जी ने, अगर योगी जी के माध्यम से अगर लोगों के कान पे आया होगा तो वो कहना चाहते हैं कि हम एकजुट रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एकजुट रहना चाहिए, हम लोग में आपस में बिखरना नहीं चाहिए। अगर बिखरेंगे तो वोट जो है वो टूटेगा। अगर मैं अमित साटम जी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, नेतृत्व में मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे मतदार को एकजुट करना चाहिए। एक मिनट आपके बाद आते हैं, हम बात करते हैं गनी भाई से। गनी भाई क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन को? महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना अंधेरी और वर्सोवा के अंदर आप लोग मेहनत करके लोगों तक ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, आप लोग जागरूक पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इलेक्शन का ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अंधेरी विधानसभा के बारे में बात करूँ तो हमारे जो पिछले आमदार थे वो बीजेपी के, उन्होंने 10 साल के अंदर ऐसा क्या काम किया जिसको गिना सकते हैं आप? हमको तो कोई काम दिखा ही नहीं। 2015 के अंदर मैंने ड्रग्स की मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के अंदर वो आए थे, वो आने के बाद 10 साल के बाद 3 महीना पहले अंधेरी के डोंगर इलाके के अंदर 4 लोगों को पकड़ा के वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ड्रग्स नशा मुक्त करना चाहता हूँ अंधेरी। ड्रग्स का भी उन्होंने आरोपियों को पकड़ा है। उधर नल का भी जो पानी की तकलीफ है उसका भी उद्घाटन किया है। SRA की कोई बिल्डिंग थी उसमें भी उन्होंने जो टेनेंट रह रहे थे उनको, इनलीगल जो रहे थे उनको हटा के लीगली उनको पोजीशन दिया है। क्या बोलना चाहिए? इलीगल और इनलीगल किसको बोलते हैं? लीगल तो जब होता कि भाई पोजीशन महाड़ा SRA पोजीशन लेटर देता। आपने तो ठीक है अपनी या दादागिरी बोलो या अपनी जो विल अपने पावर से उन लोगों को आपने रूम दिला दिया, लेकिन जिन लोगों ने आपने जो 35-70 लोगों को जो रूम दिलाया है उनके रूम अभी तक टूटे नहीं है। कल उनके ऊपर अगर कोई नोटिस आएगा, महाड़ा का SRA का नोटिस आएगा तो उनको तोड़ने के लिए, तो ये बिल्डिंग के अंदर तो ना पानी है, ना लाइट है, ना कोई सुविधा है, ना ड्रेनेज है, तो वो लोग तोड़ के कहाँ जाएंगे? वो बिल्डिंग में आएंगे। वो बिल्डिंग लीगल है, वो बिल्डिंग SRA के हैंड ओवर नहीं थी आपका मतलब उसको ओसी नहीं है, उसको उसके अंदर लाइट पर नहीं है वो ऑफिशियली, उसमें पानी नहीं है ऑफिशियली। डिपार्टमेंट लीगल आके कैसा उनको हैंड ओवर करता है, बाकायदा लॉक करता है, सील लगा? यही तो आप देखिए कि मतलब अंधेर नगरी चौपट राज, कुछ भी है, कुछ भी चलाओ। तो इस बारे में हम पवित्र नायर जी आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? गनी भाई का जो देखिए, उनका कहना जो था कि ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ड्रग्स के खिलाफ
गनी जी ने मुहिम चलाई थी। गनी जी मुहिम चलाने के लिए गनी जी के पीछे ये बैक सपोर्ट होना चाहिए था। सरकार के अगर आला अधिकारी अगर उनके साथ में होते थे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये ड्रग्स का जो मसला जो है, हमारा युवा दिन में दिन युवा ख़राब होते जा रहा है। गनी जी ने बहुत अच्छा मुद्दे के ऊपर हाथ लगाया था। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस अगर चाहेगा तो 48 आवर्स में ये ड्रग्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसकी आकांक्षा, इसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अकेला गनी जी ये इस मुद्दे के ऊपर हाथ डाल के एक गली में जैसा हमने फ्लिट कर दिया, फ्लिट करने से एक गली से मच्छर निकल गए, बाकी के मच्छर को कौन साफ करेगा? ये काम प्रशासन का है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन में इसमें उतर के भारी मात्रा से हर नहीं, ऐसा है कि मेरे दोस्त नायर जी बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, मित्र है। और ये ठीक है, विचारों के अंदर कुछ मतभेद होती है, लेकिन मतभेद तो नहीं, हमारा मनभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ड्रग्स की मुहिम चलाया तो उसमें मेरे साथ में सभी जितने यहाँ खड़े सभी ने मेरा साथ दिया है, सभी ने मेरा साथ दिया। सभी मेरे दोस्त, सभी इलाके के, सभी डोंगा, जुगली, वारलेस रोड, पंदेरी के सभी लोगों ने साथ मिलके उस मुहिम को चलाए। और उस मुहिम के अंदर पुलिस का बहुत बड़ा रोल था हमारे साथ। वो हमारे को पूरा सपोर्ट दिए थे। हमने कहीं जगह पे कहीं बेचने वाले लोगों को हाथ से पकड़ के उनको अरेस्ट करके दिया है चौकी के अंदर। लेकिन कानून जब उस वक्त सख्त नहीं था, इस वजह से वो छूट जा रहे थे। इलेक्शन के मुद्दे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि अभी इलेक्शन में किसकी सीट यहाँ से निकल सकती है? देखिए, हमारी कोशिश, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश, मेरे पूरे शिवसैनिक मतलब जितने हमारे विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, येल्लप्पा भाई हमारे शाखा प्रमुख, माजी शाखा प्रमुख और जितने शाखा प्रमुख है और जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष या एनसीपी के बोलो, राष्ट्रवादी के बोलो, इन लोगों ने एक ही मंशा बनाया हुआ है दिन रात कि हमको यहाँ से हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सीट है अशोक बाबू जादव, उनको भारी मतों से जिता के लाने की हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह हम उसको जिता के लेकर आए। क्या बोलना चाहेंगे लबा भाई, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, पार्टी के प्रति तो हमारा ये प्रयास है, बिल्कुल महायुति यहाँ लड़ रही है बिल्कुल पुरजोर से। लेकिन ये उतना ही मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है, एक बाजू में हमको मालूम है कि भाई ये थोड़ा वो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम उसको पॉसिबल करने का प्रयास करेंगे, मेहनत हमारी जारी है। और माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में, शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व में और तीनों पक्ष मिलके बीजेपी को हम लोग कड़ी टक्कर देने का पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले महाराष्ट्र का रुझान बिल्कुल बीजेपी अपने उसमें थी और उसका नशा उतरा हुआ है। हम 300 350 पार हो गए, हम 400 पार हो गए, बाद में मालूम चला कि इनको सरकार बनाने के वांदे हो गए। अब तो उसी तरह के कगार पे यहाँ महाराष्ट्र भी उसी तरह पे भाजपा जाने वाला है। क्योंकि आपने देखा है कि नैरेटिव फैलाने का काम और यहाँ पूरे राज्य में अफरा तफर एक स्थिति बनाने का काम माननीय देवेंद्र फडणवीस ने जो पाप किया है, वो मुझे लगता है लोकसभा में लोग ने देखा है। अब आने वाले विधानसभा में इससे भी भयानक इसका स्थिति रहेगा, इसका रुझान रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तीन एक बाजू में है। आप देख रहे हो, कल ही उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी जी का आया था कि इकट्ठे रहोगे, अकेला रहोगे तो विकास करोगे, तो उन्होंने बताया, उसका उन्होंने बिल्कुल जाके विरोध किया है इन्होंने, अजीत पवार ने। तो ये इनके गठबंधन में ही अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाला रिजल्ट ये बहुत ही अलग रहेगा। और ये उद्धव जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि वो एक सिंगल शख्स था जिन्होंने पूरा दिल्ली को रोकने का काम, और उसके साथ में जो देश का गृह मंत्री, वो बिल्कुल नैरेटिव वाला काम, लेकिन लोगों ने देखा और उद्धव जी का जो प्रयास था और वो सफल हुए उसमें। और उन्होंने वो जो मार्जिन है, जो लीड था 370 का, वो पार होने दिया नहीं। लबा जी ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। कादर भाई क्या बोलना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे जो अंधेरी विधानसभा में जो एमएलए थे यहाँ पे पिछले 10 साल से, क्या लगता है क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है और क्या बाकी है? देखो, जनता काम और नाम हर चीज़ जानती है। और रही बात, जनता से ज़्यादा बेहतर तो नेता भी नहीं जानते। और जो नेता नहीं कर सकता वो जनता कर सकती है। अभी जनता को पता है किधर क्या करना है, किसको वोट देना है।
और जनता अपने हिसाब से अपना कैंडिडेट चुन के लाएगी। वो भले अशोक भाऊ यादव हो, अमित साटम हो या कोई भी पक्ष का हो, अगर आदमी ने काम किया है तो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। और रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि आपके और मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो रामदास जी अठौले साहब है, उन्होंने आज तक हर जात धर्म से लेके हर एक छोटे से लेके बड़े आदमी के साथ उन्होंने जो रिलेशन बनाकर रखा है, उनका रिलेशन कहीं भी ख़राब नहीं है। ऐसा कोई भी पक्ष का सकता है कि रामदास जी अठौले जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, और उन्होंने कभी कुछ गलत भाषण दिया है या कभी किसी के धर्म के या जाति के या किसी अमीरी गरीबी के खिलाफ दिया है। हम हमारे जो लीडर है, हम हमारे लीडर पे गर्व करते हैं, क्योंकि हमको हमारे लीडर पे अगर गर्व नहीं रहेगा तो हम पॉलिटिक्स करके कोई मतलब नहीं। क्योंकि कलम से बड़ा कोई नहीं कर सकता है प्रचार, और हम चलते हैं हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के नेत्रों के द्वार। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जब भी ये देश का या राज्य का इलेक्शन हुआ है, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले साहब उनको मिला, वो खुद का फ़ायदा देखते हैं और इनके कार्यकर्ताओं का हित नहीं देखते, क्योंकि हर बार पटकनी देने का काम भाजपा की तरफ से हुआ है। इनको इतिहास गवाह है, इनको आप देखोगे कि इतिहास गवाह है कि आज तक बाबा साहेब रामदास अठौले साहब को लड़ने के लिए एक सीट खाली कारपोरेशन अगर छोड़ेंगे तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अब के बार भी विधानसभा में उन्होंने जो मांग रखी थी और उसके बाद उन्होंने 2 देने का वादा किया था, 1 पे उन्होंने नाम डिक्लेयर करने के बाद अठौले साहब ने कोई एजिटेशन नहीं किया, ना कोई उसका विरोध किया। अब बोले क्या है, तो मैं केंद्र में मंत्री हूँ और वो मंत्री पद मिला है, वो उसमें बस एक बोलता ना बेड़ोक की तरह वो फूगे हुए, और वो पब्लिक का हित या इनके पार्टी का हित या कार्यकर्ताओं के हित में मुझे नहीं लगता है कि अठौले साहब ने कोई एक निर्णय पिछले 25 साल में लिया है। क्या बोलना चाहेंगे कादर? जैसे कि अभी येलप्पा भाई ने बताया अठौले साहब के बारे में, मैं आज एक बात बता देता हूँ। हमेशा लोग वहीं झुकते और उसी इंसान को पकड़ते जिसके पास ताकत और पावर होता है। उसके पास जनता का ताकत और पावर दोनों है। आज अगर अठौले साहब अगर मेरे को कल या परसों या आज कभी भी उठ के अगर बोलते हैं कि हमको हमारे लोग और हमारी ताकत दिखाना है, तो शायद मैं उतनी बड़ी ताकत दिखाने की ताकत रखता हूँ कि लोग सोच भी नहीं सकते। और हमको टिकट से या टिकट ना देने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एक तालुका अध्यक्ष जो बाबा साहब के नाम पे चलता है, वो जिस विधानसभा में रहता है वो खुद वहाँ का एमएलए आमदार की ताकत रख के चलता है। वार्ड जो अध्यक्ष होता है वो हमारा नगर सेवक की ताकत रख के चलता है। जो जिला अध्यक्ष होता है वो खुद MP MLA की ताकत रख के चलता है। तो हमको वैसे भी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको कौन क्या दे रहा है, हमको हमारी ताकत दिखाना है। तो हम हमारी ताकत दिखा सकते हैं। हमारे साथ नायर जी जो बीजेपी से जुड़े, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नायर भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर? मैं पहली बात तो आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने जो बिगुल बजने के बाद आपने चैनल के माध्यम से जो लोगों को जन जागृति करने का आपने जो काम आपने किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं पवित्र नायर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला झोपड़पट्टी मोर्चा का मैं उत्तर पश्चिम जिला का मैं सचिव हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे अंधेरी पश्चिम 165 विधानसभा से हमारा कैंडिडेट अमित साटम साहब खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेतृत्व में चल रहा है। और 164 से हमारे डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी खड़ी है, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। मैं आप जैसे हमारे कुछ भाइयों ने अभी बताया कि अमित साटम जी ऐसा कर रहे हैं, अमित साटम जी वैसा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन के लिए, और आपको पता है द कॉन्स्टिट्यूशन रोटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये लोकशाही है। लोकशाही में इलेक्शन लड़ना ये हमारा संविधान हक है और हम लड़ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो नैरेटिव जो चलाया गया है इलेक्शन होने के पहले कि अगर यही सरकार फिर से दोबारा आया, यही सरकार अगर दोबारा आई तो ये संविधान बदल देंगे, ये कायदा चेंज कर देंगे, ये लोकशाही ये लोग ख़त्म कर देंगे, ये सिर्फ हिंदू के प्रति चलेगा, ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रोटन बाय द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर।
कोई भी इस संविधान को बदल नहीं सकता है। ये सिर्फ इनका सपना है लोगों को गुमराह करने का। ये कभी संविधान बदलने वाला नहीं है। सर, लेकिन एक नारा भी लगाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या लगता है ये सेकुलर नारा है, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा जो योगी जी ने, अगर योगी जी के माध्यम से अगर लोगों के कान पे आया होगा तो वो कहना चाहते हैं कि हम एकजुट रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एकजुट रहना चाहिए, हम लोग में आपस में बिखरना नहीं चाहिए। अगर बिखरेंगे तो वोट जो है वो टूटेगा। अगर मैं अमित साटम जी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, नेतृत्व में मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे मतदार को एकजुट करना चाहिए। एक मिनट आपके बाद आते हैं, हम बात करते हैं गनी भाई से। गनी भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन को? महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना अंधेरी और वर्सोवा के अंदर आप लोग मेहनत करके लोगों तक ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, आप लोग जागरूक पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इलेक्शन का ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अंधेरी विधानसभा के बारे में बात करूँ तो हमारे जो पिछले आमदार थे वो बीजेपी के, उन्होंने 10 साल के अंदर ऐसा क्या काम किया जिसको गिना सकते हैं आप? हमको तो कोई काम दिखा ही नहीं। 2015 के अंदर मैंने ड्रग्स की मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के अंदर वो आए थे, वो आने के बाद 10 साल के बाद 3 महीना पहले अंधेरी के डोंगर इलाके के अंदर 4 लोगों को पकड़ा के वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ड्रग्स नशा मुक्त करना चाहता हूँ अंधेरी। ड्रग्स का भी उन्होंने आरोपियों को पकड़ा है, उधर नल का भी जो पानी की तकलीफ है उसका भी उद्घाटन किया है। SRA की कोई बिल्डिंग थी उसमें भी उन्होंने जो टेनेंट रह थे उनको, इनलीगल जो रहे थे उनको हटा के लीगली उनको पोजीशन दिया है। क्या बोलना चाहिए? इलीगल और इनलीगल किसको बोलते हैं? लीगल तो जब होता कि भाई पोजीशन महाड़ा SRA पोजीशन लेटर देता। आपने तो ठीक है अपनी या दादागिरी बोलो या अपनी जो विल अपने पावर से उन लोगों को आपने रूम दिला दिया, लेकिन जिन लोगों ने आपने जो 35-70 लोगों को जो रूम दिलाया है उनके रूम अभी तक टूटे नहीं है। कल उनके ऊपर अगर कोई नोटिस आएगा, महाड़ा का SRA का नोटिस आएगा तो उसको उनको तोड़ने के लिए, तो ये बिल्डिंग के अंदर तो ना पानी है, ना लाइट है, ना कोई सुविधा है, ना ड्रेनेज है, तो वो लोग तोड़ के कहाँ जाएंगे? वो बिल्डिंग में आएंगे। वो बिल्डिंग लीगल है, वो बिल्डिंग SRA के हैंड ओवर नहीं थी आपका मतलब उसको ओसी नहीं है, उसको उसके अंदर लाइट पर नहीं है वो ऑफिशियली, उसमें पानी नहीं है ऑफिशियली। डिपार्टमेंट लीगल आके कैसा उनको हैंड ओवर करता है, बाकायदा लॉक करता है, सील लगा? यही तो आप देखिए कि मतलब अंधेर नगरी चौपट राज, कुछ भी कुछ भी चलाओ। तो इस बारे में हम पवित्र नायर जी आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? गनी भाई का जो देखिए, उनका कहना जो था कि ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ड्रग्स के खिलाफ गनी जी ने मुहिम चलाई थी। गनी जी मुहिम चलाने के लिए गनी जी के पीछे ये बैक सपोर्ट होना चाहिए था। सरकार के अगर आला अधिकारी अगर उनके साथ में होते थे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये ड्रग्स का जो मसला जो है, हमारा युवा दिन में दिन युवा ख़राब होते जा रहा है। गनी जी ने बहुत अच्छा मुद्दे के ऊपर हाथ लगाया था। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस अगर चाहेगा तो 48 आवर्स में ये ड्रग्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी आकांक्षा, इसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अकेला गनी जी ये इस मुद्दे के ऊपर हाथ डाल के एक गली में जैसा हमने फ्लिट कर दिया, फ्लिट करने से एक गली से मच्छर निकल गए, बाकी के मच्छर को कौन साफ करेगा? ये काम प्रशासन का है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन में इसमें उतर के भारी मात्रा से हर नहीं, ऐसा है कि मेरे दोस्त नायर जी बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, मित्र है, और ये ठीक है विचारों के अंदर कुछ मतभेद होती है, लेकिन मतभेद तो नहीं, हमारा मनभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ड्रग्स की मुहिम चलाया तो उसमें मेरे साथ में सभी जितने यहाँ खड़े सभी ने मेरा साथ दिया है, सभी ने मेरा साथ दिया, सभी मेरे दोस्त, सभी इलाके के, सभी डोंगर जुगली वायरलेस रोड पंदेरी के सभी लोगों ने साथ मिलके उस मुहिम को चलाए। और उस मुहिम के अंदर पुलिस का बहुत बड़ा रोल था हमारे साथ, वो हमारे को पूरा सपोर्ट दिए थे। हमने कहीं जगह पे कहीं बेचने वाले लोगों को हाथ से पकड़ के उनको अरेस्ट करके दिया है चौकी के अंदर, लेकिन कानून जब उस वक्त सख्त नहीं था, इस वजह से वो छुट जा रहे थे। इलेक्शन के मुद्दे को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि अभी इलेक्शन में किसकी सीट यहाँ से निकल? देखिए, हमारी कोशिश, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ काम कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश मेरे पूरे शिवसैनिक मतलब जितने हमारे विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, येल्लप्पा भाई हमारे शाखा प्रमुख, माजी शाखा प्रमुख,
और जितने शाखा प्रमुख है और जो कांग्रेस के बोलो, ब्लॉक अध्यक्ष या एनसीपी के बोलो, राष्ट्रवादी के बोलो, इन लोगों ने एक ही मंशा बनाया हुआ है दिन रात कि हमको यहाँ से हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सीट है अशोक भाऊ जादव, उनको भारी मतों से जिता के लाने की हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह हम उसको जिता के लेकर क्या आए। बोलना चाहेंगे लबा भाई, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, पार्टी के प्रति तो हमारा ये प्रयास है, बिल्कुल महायुति यहाँ लड़ रही है बिल्कुल पुरजोर से, लेकिन ये उतना ही मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है, एक बाजू में हमको मालूम है कि भाई ये थोड़ा वो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम उसको पॉसिबल करने का प्रयास करेंगे, मेहनत हमारी जारी है। और माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में, शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व में और तीनों पक्ष मिलके बीजेपी को हम लोग कड़ी टक्कर देने का पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले महाराष्ट्र का रुझान बिल्कुल बीजेपी अपने उसमें थी और उसका नशा उतरा हुआ है कि हम 300 350 पार हो गए, हम 400 पार हो गए, बाद में मालूम चला कि इनको सरकार बनाने के वादे हो गए। अब तो उसी तरह के कगार पे यहाँ महाराष्ट्र भी उसी तरह पे भाजपा जाने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि नैरेटिव फैलाने का काम और यहाँ पूरे राज्य में अफरा तफर एक स्थिति बनाने का काम माननीय देवेंद्र फडणवीस ने जो पाप किया है, वो मुझे लगता है लोकसभा में लोग ने देखा है। अब आने वाले विधानसभा में इससे भी भयानक इसका स्थिति रहेगा, इसका रुझान रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तीन एक बाजू में है। आप देख रहे हो, कल ही उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी जी का आया था कि इकट्ठे रहोगे, अकेला रहोगे तो विकास करोगे, तो उन्होंने बताया, उसका उन्होंने बिल्कुल जाके विरोध किया है इन्होंने, अजीत पवार ने। तो ये इनके गठबंधन में ही अभी अफरा तफरी मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाला रिजल्ट ये बहुत ही अलग रहेगा। और ये उद्धव जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि वो एक सिंगल शख्स था जिन्होंने पूरा दिल्ली को रोकने का काम, और उसके साथ में जो देश का गृह मंत्री, वो बिल्कुल नैरेटिव वाला काम, लेकिन लोगों ने देखा और उद्धव जी का जो प्रयास था और वो सफल हुए उसमें, और उन्होंने वो जो मार्जिन है, जो लीड था 370 का, वो पार होने दिया नहीं। लबा जी ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। कादर भाई क्या बोलना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे जो अंधेरी विधानसभा में जो एमएलए थे यहाँ पे पिछले 10 साल से, क्या लगता है क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है और क्या बाकी है? देखो, जनता काम और नाम हर चीज़ जानती है, और रही बात जनता से ज़्यादा बेहतर तो नेता भी नहीं जानते, और जो नेता नहीं कर सकता वो जनता कर सकती है। अभी जनता को पता है किधर क्या करना है, किसको वोट देना है, और जनता अपने हिसाब से अपना कैंडिडेट चुन के लाएगी। वो भले अशोक भाऊ जादव हो, अमित साटम हो, या कोई भी पक्ष का हो, अगर आदमी ने काम किया है तो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। और रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि आपके और मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो रामदास जी अठौले साहब है, उन्होंने आज तक हर जात धर्म से लेके हर एक छोटे से लेके बड़े आदमी के साथ उन्होंने जो रिलेशन बनाकर रखा है, उनका रिलेशन कहीं भी ख़राब नहीं है। ऐसा कोई भी पक्ष का सकता है कि रामदास जी अठौले जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, और उन्होंने कभी कुछ गलत भाषण दिया है या कभी किसी के धर्म के या जाति के या किसी अमीरी गरीबी के खिलाफ दिया है। हम हमारे जो लीडर है, हम हमारे लीडर। क्या बोलना चाहेंगे? मैं इंडियन नेशनल लीग का यूथ को ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, स्पेशली बीजेपी का जो जन्म हुआ था वो फ़िरका परस्ती की बुनियाद पे हुआ था। 1925 के अंदर बाकायदा दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और जब बीजेपी फॉर्मेशन हुई, जनसंघ के नाम से जब बनी, 1951 में पहला इलेक्शन लड़ा, फिर 1979 में ये भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुई। तो जब ही से ही बीजेपी का एक ही लक्ष्य था, किस तरीके से संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ के माइनॉरिटीज़ के राइट्स को ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ पर किस तरीके से हुकूमत जो ना अपर कास्ट के हाथ में आए। तो उन लोगों को यही था। 2014 में भी जो ना नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया था कि हर एक के इसमें अकाउंट में हम 15 लाख रुपये डालेंगे। 1 लाख रुपये क्या, 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं है। अब दूसरी बात, बीजेपी को जो है ना महाराष्ट्र जो है ना, ये दस्तूर को बचाने का और मुल्क को मिल्लत को बचाने का इलेक्शन है। इसके अंदर खुशी तौर पर लास्ट लोकसभा इलेक्शन के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज़ ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और ये दिखा दिया था कि अगर यहाँ पर मीम शक्ति, भीम शक्ति और शिव शक्ति एक होती है तो इससे जो है ना हम फ़िरका परस्त ताकतों को हरा सकते हैं। मैं दूसरी बात ये करूँगा कि बीजेपी जो है, बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन खो गया है, वो बिगड़ गए, बोल बिगड़ गए।
आज जो है ना एक बीजेपी का नेता आदरणीय इज्जत माप शरद पवार जी के बारे में ये कहता है कि वो ईश्वर की दी हुई बीमारी है। उनको कहते हैं कि उनका जो है ना, मैं उस बात पर टिप्पणी करने भी मुझे इतना अफसोस होता है। एक महाराष्ट्र के एक मराठी मानुस को जो ना उनके ऊपर ये कहना कि उनका फेस कैंसर की वजह से बिगड़ गया हुआ है, और जिस तरह उनका फेस बिगड़ गया इसी तरह वो महाराष्ट्र को बिगाड़ देंगे। ये मराठा मानुस की तौहीन है, ये शरद पवार जी की तौहीन है, और हमें इसके जो ना जितनी भी निंदा की जाए कम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिवसेना का जन्म हुआ था, आप इतिहास पढ़ाकर देख लीजिए। मरहूम बाला साहब ठाकरे के जो पिताजी थे, उद्धव ठाकरे साहब के जो दादाजी थे, उनकी जो बुनियाद थी जब शिवसेना 1961 के अंदर 60 में जब महाराष्ट्र में आई थी, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो सोशलिज्म था। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम सब साथ चलेंगे, ये नारे के साथ जो ना शिवसेना का जन्म हुआ था। और शिवसेना का जन्म दूसरी चीज़ बात के लिए हुआ था, वो क्या क्षेत्रवाद को, मराठी मानुस को यहाँ पर किस तरीके से जो ना डोमिनेट किया जाए, पावर मिला है। क्योंकि उस वक्त जो ना यहाँ पे दक्षिण भारतीय, जैसे आज गुजराती और राजस्थानी मुंबई में डोमिनेंट है, पावर उनके हाथ में है, उसी तरह उस वक्त दक्षिण भारतीयों के हाथ में पावर था। तो मरहूम बाला साहब ठाकरे जी ने एक नारा दिया था, पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ। तो शिवसेना का जन्म जो ना किसी धर्म के ऊपर, जाति भेदभाव के ऊपर नहीं हुआ था। और आज जो है एक बीजेपी के लीडर जो एक्स सीएम थे या उनके बेटे ने एक बहुत ही इतना घटिया गिरा हुआ स्टेटमेंट दिया है कि अगर आज मरहूम बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो उद्धव साहब ठाकरे को गोली मारते। आप शायद भूल रहे हो, क्योंकि शिवसेना का जन्म जो है वो जो सोशलिज्म के हुआ था, गंगा जमनी तहजीब के ऊपर हुआ था। जिस तरह बीजेपी का जन्म हुआ था जो हिंदुज़म के ऊपर और फिरका परस्ती के ऊपर, तो शिवसेना का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि ये हरियाणा नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास ज़मीनी लेवल पे लीडरशिप नहीं थी। यहाँ पे शरद पवार साहब हैं, जिन्हें जो ना हिंदुस्तानी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे नरेंद्र मोदी को कहीं को तो वो सिंगल पटकी देंगे। अगर 1-to-1 फाइट होंगी तो नरेंद्र मोदी शरद पवार साहब के सामने कहीं टिकते नहीं है। सिर्फ उनके पीछे आरएसएस का और जो गुजरात और राजस्थान के जो बिजनेसमैन है, जो इकोनॉमिकली मसल पावर है, उनकी वजह से वो जीत रहे हैं। तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। पूरी तरीके से भाजपा जिसने क्या काम किया है, अरे खानदान को बांटने का काम किया है। जिस तरह शिवाजी महाराज की जो सल्तनत को ख़त्म करने के लिए भाजपा के आइडियोलॉजी वाले थे, जिन्हें शिवराज्य को ख़त्म किया है। इसके अलावा आपने जो ना खानदान में फूट डाल दिए। अजीत दादा पवार को जो ना पूरा लड़ा दिया है, भाभी को ननद के सामने लड़ा दिया है। उसके अलावा आपने जो शिवसैनिक थे, जिनको मरहूम बाला साहब ठाकरे ने पाल पोस को बड़ा किया था, जो एक रिक्शा ड्राइवर था जिसको सीएम बनाया था, आपने उनके ऊपर प्रेशर डाल के और ना जाने कौन कौन से दावपेच खेल के शिवसेना में भी 2 फूट डाली। तो यकीनन मानो कि यहाँ से भाजपा का खात्मा यकीनी है। भाजपा और किसकी सरकार बनेगी इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, जो 160 से 170 के ऊपर जाएंगे। आप वो देख रहे हैं कि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, सब सर्वेज के अंदर जो है ना लोग महाविकास आघाड़ी को वोट दे रहे हैं। जो जिसे मैं शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब और कांग्रेस पार्टी है नाना पटोले जी है, पूरे यहाँ पे मैं एक ही नारा दूंगा, मीम शक्ति, भीम शक्ति और शिवराज शक्ति, ये मिल के महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि अभी लाडली बहन के नाम पे लोगों के अकाउंट में काफ़ी पैसा आया, उसके लिए आप क्या? देखिए, लाडली बहन है, अभी राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि हम 3000 रुपये, जिस तरह दक्षिण भारत के अंदर तेलंगाना के अंदर जो ना कांग्रेस पार्टी ने एक प्रैक्टिकली अप्रोच दे के लोगों को जिस तरह की सुविधा दी है, उनके अकाउंट में 3000 रुपये डाला है। उसके अलावा डायलिसिस पेशेंट के लिए लोगों ने 4000 रुपये का वादा किया है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे एरिया के अंदर है वो SRA स्कीम है। यहाँ पर एक अभय योजना के नाम पर SRA स्कीम लाई गई है, जिसके अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है, CTS नंबर मेंशन नहीं है। तकरीबन 600 से ज़ायद पेपर जो है ना वहाँ पे सबमिट किए गए। अगर हमने वक्त और हालात रहते हुए, स्पेशली माइनॉरिटीज़ ने, और क्योंकि ये जो मेरी बस्ती है गिलबटी जुगली गाँव देवडेंगरी, यहाँ पर देखेंगे ये अम्बेडकर के मानने वाले हैं, ये माइनॉरिटीज़ है। और ये जो है ना बीजेपी के आंखों में खटक रहा है ये एरिया, और उन लोगों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई है। क्योंकि यहाँ पर अमित साडम जी को लगता है कि यहाँ पर 80 से 85 हज़ार वोट है। अगर मैं इनको रोड कटिंग के नाम पर पूरी बस्ती को यहाँ से उजाड़ देता हूँ, इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ, तो मेरा हमेशा के लिए जो माइनॉरिटी जो हमेशा बीजेपी को वोट नहीं देते। क्योंकि बीजेपी में बात बताता हूँ, देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर दूसरी जगह 5-5 CM दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट दी, कई जगह MLAs दिए, मिनिस्टर दिए। बीजेपी ने कभी भी माइनॉरिटीज़ को, खुसूसन मुस्लिम कौम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिए। अगर वो रिस्पेक्ट देते तो MLA का टिकट भी देते। आप क्यों नहीं देते MLA और MP के टिकट को? आपके जो ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे आपने माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को मिनिस्ट्रीज नहीं, आप उनको दबा कर रखना चाहते, अपने पैरों में रखना चाहते। ये जो महाराष्ट्र का जो संविधान को मानने वाला जो भीम शक्ति है, जो मीम शक्ति, ये हरगिज़ नहीं होने देने वाला। और इंशाअल्लाह ताला भीम शक्ति, मीम शक्ति और शिव शक्ति, जो शिवाजी महाराज की शक्ति थी, ये तीनों मिला के जो इंशाअल्लाह ताला हम जो ना भाजपा का खात्मा करेंगे।
मैं मेरे मैं मेरे ब्रदर को पहली बात तो दिल से उनको लॉट्स ऑफ थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे मतलब तरीके से उन्होंने रिस्पेक्टेडली उन्होंने स्क्रिप्ट रखा हुआ है चैनल के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छा उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं मेरे दोस्त से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ना सत्ते में थी, ना केंद्र में थी, ना राज्य में थी, ना जिले में थी, ना नगर सेवक था, ना उनका जिला परिषद था। 2014 के पहले कांग्रेस आज से नहीं 70 साल से राज कर रही थी राज्य में, केंद्र में। तभी उनको किसने रोका था 3,000, 4,000, 5,000 हमारे लाडली बहन को देने के लिए। हमारे कांग्रेस जो केंद्र में थी, राज्य में थी, तभी कुछ काल के बाद तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब ने उसका स्थापना किया। क्यों शरद पवार साहब ने भाई भाई को नहीं बांटा, एक कांग्रेस का दो कांग्रेस नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अगर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, डेमोक्रेसी के द्वारा अगर किसी पार्टी को अगर सपोर्ट किया है, अगर किसी पार्टी को जैसा रामदास अठावले साहब को साथ में लिया, युति में लिया, महायुति, मैं मेरे ब्रदर से ये कहना चाहता हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा अगर डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर नहीं है, मैं कितना भी हिंदू करूँगा, लेकिन मेरा पेपर डिसाइड करेगा कि मैं इलेक्शन में रन करूँगा या नहीं रन करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था यदि अगर ऐसा दिन आएगा कि मेरे पार्टी का कांग्रेसीकरण करना होगा तो वो दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और बाला साहब ने यह भी नहीं एक्चुअली इनको तारीख का ज्ञान नहीं है। शिवसेना का जन्म जो है ना सोशलवाद के ऊपर हुआ था। यही मरहूम बाला साहब, इज्जत इमाम मरहूम बाला साहब ठाकरे जब हयात थे, इन्होंने 1972 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ, जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम जमात थी, उनके साथ अलायंस किया, बाकायदा इलेक्शन लड़ा, हमारे 14 नगर सेवक जीत कर आए। मरहूम बाला साहब ठाकरे और मरहूम गुलाम महमूद बन्नातवाला साहब ने मिलकर मास्तान तालाब के तकारीरी की। जब भी जो है ना ये गणेश उत्सव होता तो मुस्लिम बाइकल्ला, नागपाड़ा, मदनपुरा, भेंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड के ऊपर जो है ना मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता बाकायदा गणेश भक्त को जो है ना पानी पिलाते थे। और बाकायदा जो है ना जब ईद मिलाद का होता तो शिवसेना थे, जो शिवराज के फॉलोवर थे, वो बाकायदा वो पानी पिलाते, शरबत पिलाते थे। तो आप लोगों को गलत फहमी है। अभी इलेक्शन हमको ये पता है, जैसा भी नायर भाई ने सब बताया कि ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड आप पेश कर रहे हो। आपके लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोल रहे हैं, हमारे को मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हो। तो ये मुसलमान की आप क्या चाहते हो? ये कौन सा आप देश बता रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास बताना चाहते हो? नहीं, अगर हमारे गनी भाई ने अगर ऐसा बोला है तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जब भी ब्रिटिश यहाँ पे था, जब अंग्रेज सरकार यहाँ पे था तो केवल किसी हिंदू ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। हमारे देश के सभी नागरिक थे, सब भाषिक के लोग थे, सब मिलके हम लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। मेरे पूर्वज भी थे उसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ब्रदर ने ऐसा बोला है तो ये बहुत दुखजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब बात भारत की आती है ना तो हम सब भारतीय, और जब बात हमारे कौम की भी आती है ना तो उससे पहले आदमी को अपने कौम के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो अपने कौम के बारे में नहीं सोच सकता, यानी वो कौम का भी गद्दार है, तो वो साथ साथ में फिर भारत का भी गद्दार हो सकता है। और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस वतन, जिस मिट्टी पे आपका जन्म हुआ है, उस मिट्टी के साथ वफादार बन के रहो। हम आज भी वफादार है, कल भी वफादार थे और आगे भी वफादार रहेंगे। और जानते हैं अभी मेरे कादर भाई, उनके जो अध्यक्ष है रामदास अठावले जी, चलो मैं इनको ही बोलता हूँ कि ये रामदास अठावले जी एक बार खड़े होकर सदन में ये बोल दे कि भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने गुस्ताखी किया, जिसकी शान में, रामगिरी को अरेस्ट करना पड़ेगा और वो नीतीश रानी को अरेस्ट करना पड़ेगा, तो मुसलमान क्यों बुरा मानेगा उसको? किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी कर रहा है, ऐसे लोगों पे सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। उसीलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए। हमारा एक सवाल रहेगा आपसे, जो धर्म के नाम पे टिप्पणी कर रहे हैं, एक जातिवादी का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार से क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये अपील है, मेरा विनंती है, मैं यही बोलना चाहूँगा, देश में ये राजनीति नहीं चलेगी, जात पात की राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, ये यही चलेगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम संगठित होकर हम डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे। इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो हम संगठित में हम लड़ेंगे, हम किसी मुसलमान धर्म के विरुद्ध में नहीं।
जिस तरीके से हमने एक पहले भी कहा है, अभी भी कहते हैं, हम अक्सरियत की फ़िरका परस्ती जिस तरह बीजेपी की मजम्मत करते हैं, इसी तरह हम अक़लियत की फ़िरका परस्ती एमआईएम की भी मजम्मत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, अक़लियत की फ़िरका परस्ती उस कौम को जितना नुकसान पहुंचाती है, उसके दुश्मन भी उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कहीं सांप नज़र आए और कहीं पर एमआईएम नज़र आए तो खुसूसी तौर पर मैं मुसलमानों से, पूरे देश के मुसलमानों से अपील करूंगा, कहीं सांप नज़र आए और कहीं एमआईएम नज़र आए तो पहले एमआईएम को मारो, बाद में उस काले नाग को मारो, क्योंकि एमआईएम उस काले नाग से भी ज़्यादा खतरनाक है। एमआईएम को वोट देना ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना है। अगर आपको सांप को दूध पिलाओगे तो सांप का फितरत है कि डसना है। इस तरह अगर आप एमआईएम को दूध पिलाओगे तो याद रखना मुसलमानों, ये पार्टी तुम्हें ही इतना शदीद नुकसान पहुंचाएंगी कि तुम्हारे आंखों में खून के आंसू आएंगे और तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी और तुम पछताओगे। इसके लिए एमआईएम और एमआईएम सपोर्टर को मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे नायर भाई बीजेपी के कार्यकर्ता है, बहुत बड़े अच्छे डैशिंग कार्यकर्ता है, कादर भाई है आरपीआई कार्यकर्ता, तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पार्टी को लेटर लिखे और एक मेमोरेंडम दे कि भाई आप रामगिरी को अरेस्ट करो, ये हमारी मांग है। आप बीजेपी के एक अच्छे होनहार कार्यकर्ता हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार 10 साल में अमित साटम ने ये क्यों नहीं बोला कि भाई ये नीतीश राणे जो बोल रहा है इसको अरेस्ट करो, क्यों नहीं बोला? ऐसा ये बीजेपी की है, कहीं ना कहीं ऐसे धर्म के नाम पे जो लोगों को दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। ये थे हमारे साथ अंधेरी विधानसभा के कुछ सोशल वर्कर जिनसे हम अभी बात कर रहे थे चुनाव को लेके। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।